दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम देखेंगे इस साल की सबसे खतरनाक जापानीज हॉरर मूवीज में से एक मूवी जिसका नाम है किंजीरा रेता असोबी। इस मूवी को दी फॉरबिडन प्ले के नाम से भी जानते हैं, पर मेरे को जापानीज नाम ज्यादा पसंद है। IMDb ने इसे 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मूवी कमाल की थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं किंजीरा रेता असोबी मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है इहारा परिवार को दिखाते हुए, जो एक खुशहाल परिवार था। नाओतो नाम का आदमी अपनी बीवी मियुकी के साथ रहता था और उन दोनों का एक बेटा था हारुतो। अब उस दिन हारुतो बगीचे में खेल रहा था जब वो गलती से एक छिपकली की पूंछ तोड़ देता है। हारुतो उस पूंछ को अपने पापा को दिखाता है और यहाँ पे मजाक मजाक में नाओतो अपने बेटे को बोलता है कि अगर वो इस पूंछ को जमीन में दफन कर देगा और एक मंत्र को बोलेगा तो वो छिपकली जिंदा हो जाएगी। हारुतो अब बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो छिपकली की पूंछ को दफन करके मंत्र बोलता है, इरोइमाई समास। अब नेक्स्ट डे नाओतो देखता है कि उसका बेटा अभी भी मंत्र बोल रहा है और नाओतो अपने बेटे के पास जाता है उसे लेने के लिए, पर तभी जमीन से निकलकर भागकर आती है छिपकली, जिससे नाओतो तो चौंक जाता है पर हारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है। खैर नाओतो को लगता है कि ये कोई दूसरी छिपकली होगी, क्योंकि जो उसने मंत्र बताया था वो तो बस बच्चों की कहानियों का एक मंत्र था। अब उस दिन होता है एक हादसा और जब नाओतो ऑफिस में था तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे और बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। नाओतो तुरंत भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पे हारुतो क्रिटिकल कंडीशन में था और डॉक्टर्स उसे बिजली के झटके देकर जगाने की कोशिश कर रहे थे। हारुतो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और एंड में वो मारा जाता है। डॉक्टर्स हारुतो को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और नाओतो का दिल टूट जाता है, पर तभी लाइट्स चली जाती है और आसमान से गिरती है बिजली, और वो बिजली बिल्कुल खिड़की के पास गिरी थी, जिसके बाद चमत्कार होता है और हारुतो फिर से जाग जाता है। हारुतो की सांसें चलने लगती है, पर वहीं दूसरी तरफ मियुकी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों मियुकी मर चुकी थी। यहाँ पे उसकी एक उंगली उसके शरीर से अलग होकर गिर जाती है और उस उंगली को बाद में हारुतो आकर उठा लेता है। रात के टाइम हारुतो अपने पापा के पास आकर अपनी माँ की उंगली उसे दिखाता है और हारुतो अपनी माँ को जिंदा करना चाहता था और इसलिए वो जाके अपनी माँ की उस उंगली को गार्डन में दफन कर देता है और बोलता है, इरोइमाई समास। नाओतो भी अपने बेटे को ऐसा करने से नहीं रोकता, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा डिप्रेशन में ना जाए। अब यहाँ से सीन जाता है हिरोको नाम की एक रिपोर्टर पे और उसके साथ ही मियोजी पे। हिरोको काफी फेमस रिपोर्टर थी, पर आज जब वो घर जाकर बैठती है तो अचानक उसके कान में तेज शोर होने लगता है और पास में रखा हुआ ग्लास फट जाता है। उसी सेम टाइम पे न्यूज में खबर आती है मियुकी और हारुतो के एक्सीडेंट के बारे में। और दोस्तों हिरोको नाओतो के साथ 7 साल पहले काम करती थी और इसलिए वो अगले दिन मियुकी के फ्यूनरल में जाती है श्रद्धांजलि देने के लिए। फ्यूनरल में हिरोको मिलती है हारुतो से और वो उसे दिलासा देती है, पर हारुतो बोलता है कि मेरी माँ मरी नहीं है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, जिससे हिरोको चौंक जाती है। तभी नाओतो आके अपने बेटे को वहां से ले जाता है और फिर हिरोको अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलती है जिसका नाम है माया। अब जब माया और हिरोको पुरानी बातें याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि 7 साल पहले हिरोको नाओतो को पसंद करती थी। और अब यहाँ से सीन जाता है पास्ट में और हमें पास्ट की कहानी पता चलेगी। पास्ट में एक दिन ऑफिस में एक कलीग ने हिरोको के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी और नाओतो ने ही उसे उस टाइम पर बचाया था। उस दिन के बाद से हिरोको नाओतो को और ज्यादा पसंद करने लगी थी, पर क्योंकि नाओतो शादीशुदा था तो हिरोको ने कभी भी अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताई थी। पास में जिस दिन हिरोको को नाओतो ने बचाया था उस कलीग से, उसी दिन नाओतो का बेटा पैदा हुआ था। नाओतो तुरंत हॉस्पिटल के लिए भाग गया था और तभी एक अनजान शक्ति ने हिरोको को कमरे में लॉक कर दिया था। खैर हिरोको पास में नाओतो के लिए चिट्ठियां लिखा करती थी, क्योंकि उस पे यही एक रास्ता था अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने का। पर एक रात हिरोको की नाक से खून निकलने लगा और फिर हिरोको को एक अनजान नंबर से फोन आया
जिसपे एक डिमोनिक आवाज कुछ फुसफुसा रही थी। कुछ दिन बाद हिरोको ने नाओतो के लिए एक लाइटर खरीदा था, पर वो लाइटर नाओतो को वो दे नहीं पा रही थी। और फिर एक रात को नाओतो को फिर से कॉल आता है और कॉल पे इस बार एक डिमोनिक आवाज बोलती है, मेरे पति से दूर रहो। और फिर हिरोको को शीशे के अंदर दिखाई देती है एक डिमोनिक लड़की, जिससे वो पूरी तरीके से डर जाती है। हिरोको ने फिर ये सारी बातें माया को बताई थी और हिरोको बहुत ज्यादा डर चुकी थी। पर उस दिन ऑफिस में नाओतो मियुकी और अपने न्यूबॉर्न बेटे के साथ आया था। सब लोग उसके बेटे को खिला रहे थे और उसी बीच में मियुकी अचानक डिमोनिक तरीके से हिरोको के पास आती है और हिरोको के कान में बोलती है, मेरे पति से दूर रहो। ये बात सुनते ही हिरोको के होश उड़ गए थे और वो अच्छी तरीके से समझ गई थी कि जो उसके साथ डिमोनिक चीजें हो रही है वो सब मियुकी का करा धरा है। पर हिरोको ये नहीं समझ पाती कि आखिरकार मियुकी को कैसे पता चला कि हिरोको को उसका पति पसंद है। अब उस रात को हिरोको ने इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया था और उसे पता चला था रोकुजो मियासुडो कोरो के बारे में, जो एक जापानी श्राप होता है। दोस्तों, अब आप लोग इस बात को ध्यान से समझना। असल में जापान में पुराने टाइम से ही एक औरत की कहानी चलती आ रही है। कहानी के हिसाब से एक औरत जो अपने पति के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, तो कुछ टाइम बाद उस औरत के अंदर जलन की भावना बदल जाती है एक आत्मा के अंदर। एक ऐसा भूत जो उस औरत ने अपनी भावनाओं से बाहर निकाला है। कहने का मतलब उस औरत के प्यार की जलन बदल जाती है एक आत्मा में, एक श्राप में, और वो श्राप बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हिरोको को अब ये सब पढ़ के लगता है कि कहीं उसकी वजह से मियुकी ने किसी श्राप को तो जन्म नहीं दे दिया। और तभी टेबल पे से चाबियां गिर जाती है और फिर से फोन बजता है। फोन पे एक और बार थी डिमोनिक आवाज और अब हिरोको मियुकी से माफी मांगने लगती है। पर तभी लाइट चली जाती है और कमरे में आ जाती है डिमोनिक मियुकी। डिमोनिक मियुकी हिरोको को चाटा मारकर उसे पूरी तरीके से डरा देती है। और उस दिन के बाद से हिरोको इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने ऑफिस छोड़ दिया था और वो एक रिपोर्टर बन गई थी। सीन अब वापस प्रेजेंट में आता है, पर दोस्तों हम लोग इतना अच्छी तरीके से समझ गए थे कि इस मूवी में मियुकी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी और अब क्योंकि वो मर गई है तो अब होगा मौत का खेल। प्रेजेंट में हिरोको माया के साथ ही थी, जहाँ पे माया बताती है कि उसकी भी शादी होने वाली है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हिरोको उसी लाइटर को यूज करती है जो उसने नाओतो के लिए 7 साल पहले खरीदा था। अब यहाँ से सीन जाता है नाओतो पे, जो ऑफिस से घर आता है और अब नाओतो की मम्मी उसके साथ रह रही थी। नाओतो देखता है कि उसका बेटा अभी भी बगीचे में मंत्र पढ़ रहा है और वो जाके अपने बेटे को बुलाता है। पर दोस्तों आज नाओतो कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जिस जगह मियुकी की उंगली दबी थी उस जगह की मिट्टी उभर कर बाहर आने लगी थी। खैर नाओतो हारुतो को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है और दूसरी तरफ हिरोको के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। वो रात को जब घर पहुंचती है तो लिफ्ट के बटन पे अजीब चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था और हारुका को कान में फिर से तेज आवाज सुनाई दे रही थी। खैर अगले दिन हिरोको और उसका साथी मियोची मिलते हैं एक शमन केंशिन और उसके साथी कुरासावा से। रिपोर्टर्स को आज इन लोगों की शूटिंग करनी थी और केंशिन अपने टीवी शो के लिए एक औरत का इंटरव्यू लेता है। देखने से लग रहा था कि वो औरत पोजेस्ड है और केंशिन उसके अंदर से भूत को भगाता है, पर हिरोको को केंशिन बस एक ढोंगी लग रहा था। टीवी शो के बाद केंशिन और कुरासावा फिर से हिरोको से टकराते हैं और सिगरेट जलाने के लिए हिरोको अपना लाइटर केंशिन को देती है, पर लाइटर पकड़ते ही केंशिन को कुछ महसूस होता है और वो समझ जाता है कि हिरोको श्रापित है। केंशिन ये बात हिरोको को भी बताता है, पर हिरोको केंशिन की बात नहीं सुनती और वहां से निकल जाती है। उस रात को जब हिरोको घर जा रही थी तो अचानक ही उसे फिर से कॉल आता है मियुकी का और वो डर जाती है कि तभी एक काला कौवा उसकी गाड़ी से टकराकर मर जाता है। और ये बात अब साफ होने लगी थी कि उसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हारुतो अपने पापा को बोलता है कि उसने मम्मी को बगीचे में देखा, पर जब वो दोनों जाकर चेक करते हैं तो वहां पे कोई नहीं था। नाओतो अपने बेटे को वापस सोने के लिए भेज देता है, पर तभी
उसकी नजर पड़ती है उछली हुई मिट्टी पे जिसके अंदर हलचल हो रही थी। नाओतो नजदीक जाकर चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर से बाहर निकल रही थी एक चिपचिपी चीज जिससे नाओतो डर जाता है और वो एक डंडे से उस चीज को बुरी तरीके से मारता है। वो चीज वापस जमीन के अंदर चली जाती है, पर दोस्तों उसमें से खून निकल रहा था और इसका मतलब वो चीज शायद नाओतो की बीवी मियुकी थी। अब अगले दिन हिरोको जाती है केंशिन और कुरासावा से मिलने मियोजी के कहने पे, और वहां पे केंशिन एक मंडक जैसी जगह पे बैठा हुआ था। केंशिन अब हिरोको के कहने पे चेक करता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, पर हिरोको को वो बोलता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और जो चीज तुम्हारे पीछे पड़ी है वो एक भावना है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैंने भावना वाले श्राप की कहानी बताई थी, तो वही सेम चीज यहाँ पे हिरोको के साथ हो रही है। हिरोको क्योंकि नाओतो से प्यार करती थी तो मियुकी उससे जलती थी और उसकी जलन की भावना ने इस श्राप को जन्म दिया है। पर साथ ही साथ मियुकी का एक और राज था जो हमें आगे पता चलेगा। अब तभी वहां पे एक इनविजिबल शक्ति आ जाती है और केंशिन और हिरोको आग के अंदर मियुकी को देख पाते हैं। केंशिन किसी तरह मियुकी को वहां से भगाता है और वो समझ जाता है कि ये श्राप बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा कि वो इससे मुकाबला नहीं कर सकता। और तभी मियुकी केंशिन को पोजेस कर लेती है। केंशिन हो जाता है डिमोनिक और वो हिरोको को मारने की कोशिश करता है। हिरोको किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है, पर सामने से आ जाता है कुरासावा, और दोस्तों कुरासावा को भी मियुकी ने पोजेस कर लिया था। कुरासावा वहां पे सबसे पहले केंशिन को एक तलवार से स्टैब करके मार डालता है और फिर पोजेस्ड कुरासावा हिरोको को भी मारने ही वाला था, पर किसी तरह वो खुद के शरीर पे कंट्रोल करके हिरोको को बचा लेता है। इस सीन के एंड में कुरासावा का सर शरीर से अलग हो जाता है, पर मियुकी की आत्मा उसी सर के अंदर से हिरोको को बोलती है, मेरे पति से दूर रहो। डर के मारे हिरोको कांपते हुए घर भाग जाती है और जल्दी ही केंशिन और कुरासावा की मौत की खबर टीवी पे आ जाती है। हिरोको टीवी बंद करती है, पर अब टीवी बार बार अपने आप चालू हो रहा था और इसलिए हिरोको उठा लेती है कैमरा। वो मियुकी को बोलती है सामने आने के लिए, पर अब मियुकी सामने नहीं आती। दोस्तों अब हिरोको को आ गया था गुस्सा, क्योंकि वो अब नाओतो से प्यार नहीं करती थी और इसलिए वो अब लगाती है माया को फोन। हिरोको माया से नाओतो का एड्रेस मांग लेती है और जैसे ही माया एड्रेस देती है, माया के साथ भी डिमोनिक चीजें होने लगती है। एड्रेस मिलते ही हिरोको पहुंचती है नाओतो के घर और वो कैमरा लेके आगे बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों नाओतो के घर की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी और उसने अपने घर को चारों ओर से कवर कर लिया था। वहां पे हिरोको मिलती है हारुतो से और हारुतो हिरोको को घर के अंदर ले जाता है और अंदर की तो हालत और ज्यादा खराब थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और आंगन की मिट्टी कमरे में आई हुई थी। हारुतो अब हिरोको को आंगन में ले जाने ही वाला था कि तभी वहां पे आ जाता है नाओतो और वो पर्दे बंद कर देता है। नाओतो हिरोको से कैमरा बंद करवा देता है, पर जब हिरोको नाओतो को बताती है कि उसकी बीवी की आत्मा उसे परेशान कर रही है, तो नाओतो को आ जाता है गुस्सा और वो हिरोको को घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर जाने के बाद भी हिरोको हार नहीं मानती और वो पीछे के बंद रास्ते से आंगन को शूट करती है, पर जल्दी ही नाओतो हिरोको को वहां से भी भगा देता है। खैर जितनी भी फुटेज हिरोको ने इकट्ठा करी थी वो उसे ऑफिस जाकर देखती है और वीडियो में हारुतो आंगन में बैठ के वही मंत्र पढ़ रहा था। वहां पे हिरोको अब जूम करके देखती है जमीन की मिट्टी के पास और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में मौजूद थी एक डिमोनिक आंख। हारुका अब ये सब कुछ दिखाती है मियोजी को और अब दोनों को ही यकीन हो जाता है कि मियुकी के मरने के बाद से कुछ तो डिमोनिक हो रहा है। इतना ही नहीं, केंशिन और कुरासावा की तस्वीरें अब काली हो गई थी, क्योंकि वो दोनों ही श्राप के कारण बने थे। अब आगे हिरोको और मियोजी करते हैं रिसर्च और उन्हें पता चलता है कि बचपन में मियुकी रहती थी एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में। वो दोनों वहां पे जाते हैं और मिलते हैं एक सिस्टर से। थोड़े पैसे वगैरह देके सिस्टर फाइनली उन दोनों को सुनाती है मियुकी की कहानी और अब सीन जाता है पास्ट में 15 साल पहले। पास्ट में एक दिन सिस्टर को टूटी हुई चम्मच मिली थी
और दोस्तों वो काम था मियुकी का। मियुकी के पास थी कुछ खास ताकतें और सिस्टर को जल्दी ही पता चल गया था कि मियुकी एक विच है और वो अपनी आंखों भर से ही चम्मचें तोड़ सकती थी। मियुकी सारी बातों का पता पहले ही लगा लेती थी और जब ये बात स्कूल में फैली तो क्लास की लड़कियों ने एक दिन मियुकी को बंद कर दिया था बेसमेंट में। पर दोस्तों उसके बाद मियुकी का डर एक श्राप में बदल गया था और उस श्राप ने एक लड़की को सीढ़ियों से गिराकर मार डाला था। लड़की के मरते ही सिस्टर बेसमेंट में भागकर गई थी जहां पे मियुकी एक मंत्र बोल रही थी और वो मंत्र था इरोइमाई समास। मतलब दोस्तों ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो श्राप को जन्म दे सकता है और इसी मंत्र को हारुतो डेली अपनी माँ को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था और इसलिए उसकी माँ की एक श्रापित बॉडी जमीन के अंदर अब तैयार हो रही है। पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मियुकी एक चुड़ैल थी और वो पहले से ही डिमोनिक चीजों में इन्वॉल्व थी। यही वजह है कि मियुकी की जलन की भावना एक श्राप में बदल गई थी जिसने पास्ट में हिरोको को डराया था और अब वो श्राप प्रेजेंट में भी वापस आ गया है। ये सारी बातें हिरोको और मियुजी समझ जाते हैं और सीन जाता है नाओतो पे, जो फिर से हारुतो को आंगन से लेने के लिए आया हुआ था। पर इस बार हारुतो अंदर नहीं जाता। वही हिरोको जब घर आती है तो उसे मिलती है माया और माया अब डरी हुई थी। माया अब बताती है कि उसके साथ हो रही है डिमोनिक चीजें जब से उसने हिरोको को एड्रेस दिया है और तभी माया को पोजेस कर लेती है मियुकी। माया अब हो जाती है डिमोनिक और वो हमला कर देती है हिरोको पे। माया हिरोको का गला घोटती है और फिर उसे चाकू से भी मारने की कोशिश करती है, पर एंड में वहां पे आ जाता है मियोजी जो माया को मारकर बेहोश कर देता है और हिरोको को बचा लेता है। दोस्तों मियोजी वहां पर इसलिए आया था क्योंकि उसके सामने माया की एक फोटो जल गई थी और वो समझ गया था कि श्राप माया को मारने वाला है। मियोजी अब हिरोको को बोलता है कि तुम जाके श्राप को खत्म करने की कोशिश करो और मैं माया को जब तक जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। हिरोको अब तुरंत जाती है नाओतो के घर, जहां पे पहुंचकर वो देखती है कि नाओतो अपने बेटे को अपनी माँ के साथ जबरदस्ती भेज रहा है क्योंकि हारुतो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हारुतो के जाने के बाद नाओतो और हिरोको बात करते हैं और हिरोको समझाती है कि कैसे उसकी बीवी का श्राप लोगों को मार रहा है और श्राप को खत्म करने के लिए हमें तुम्हारे आंगन वाली उस चीज को खत्म करना होगा। खैर नाओतो अभी नहीं बताता कि वो आंगन वाली चीज है क्या, पर तभी आंगन से आता है शोर। वो दोनों चेक करते हैं और दोस्तों अब जमीन के अंदर से मियुकी बाहर निकलने ही वाली थी। उसे देखते ही हिरोको उठा लेती है कुल्हाड़ी, पर कुल्हाड़ी ले लेता है नाओतो क्योंकि वो ये काम खुद करना चाहता था। नाओतो जाके मियुकी को मारने ही वाला था कि तभी मियुकी का हाथ निकलता है जमीन से और नाओतो को गिरा देता है। डर के मारे हिरोको मियुकी के हाथ को कुल्हाड़ी से काट देती है, पर देखते ही देखते वो हाथ अपने आप जुड़ जाता है और अब जमीन के अंदर से जन्म लेती है श्रापित मियुकी, जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। उसे देख के नाओतो और हिरोको के होश उड़ जाते हैं और मियुकी पहले तो नॉर्मल दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही मियुकी नाओतो और हिरोको को साथ में देखती है वो हो जाती है डिमोनिक। उसका शरीर कांपने लगता है, खाल पे फूल उग जाते हैं, नसें काली हो जाती है और मियुकी पूरी तरीके से बदल जाती है एक डीमन में। डिमोनिक मियुकी अब हिरोको को मारने के लिए बढ़ती है और अब दोनों ही लोग उस डीमन से बच के भागते हैं। मियुकी जब हिरोको के उस लाइटर को देखती है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर दोनों लोग घर से भाग जाते हैं, पर मियुकी उनका पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते वो दोनों जंगल में चले जाते हैं जहां पे उन्हें मिलती है एक श्राइन और वो दोनों उसी श्राइन के अंदर छिप जाते हैं। श्राइन के अंदर अब नाओतो हिरोको को बताता है कि वो भी उसे पसंद करता था, पर जब भी वो उसके पास आने की कोशिश करता था तो उसे अपनी बीवी का एक डिमोनिक रूप अपने पास दिखाई देता था। खैर तभी श्राइन का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है मियुकी और वो कुल्हाड़ी से हमला कर देती है हिरोको पे। हिरोको मियुकी से बच के एक डंडे से मियुकी को स्टैब करके बाहर गिरा देती है, पर मियुकी मरती नहीं क्योंकि अगले ही पल उसके घाव ठीक हो जाते हैं और वो फिर से खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे अपनी बीवी को रोकता है नाओतो और वो मियुकी को गले लगा लेता है ये कह के कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ।
ये सुन के मियुकी नॉर्मल होने लगती है, पर हिरोको नाओतो को उस डीमन से अलग कर लेती है क्योंकि वो जानती थी कि ये मियुकी का श्राप है, मियुकी नहीं है। एक बार फिर से मियुकी अब डिमोनिक हो जाती है और नाओतो और हिरोको फिर से भागते हैं, पर एंड में मियुकी आ जाती है एक ट्रेन के सामने और उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं और नाओतो और हिरोको बच जाते हैं। फाइनली वो लोग वापस घर चले जाते हैं और उन दोनों को ये लगता है कि ये सब खत्म हुआ। हिरोको नाओतो को गुड बाय बोल के अपने घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में मियुजी को फोन करके बताती है कि श्राप खत्म हो गया, पर मियुजी यहाँ पे हिरोको को बताता है एक चौंका देने वाला सच। दोस्तों, मियुजी को पता लगा था कि बचपन में मियुकी एक साइकिक क्लब का हिस्सा थी जहां पे मियुकी को वो मंत्र सिखाया गया था। मियुकी को वहीं पे कुछ और डिमोनिक चीजें पता चली थी और मियुकी को ये पता था कि मरने के बाद वापस कैसे जन्म लेना है, और इसका मतलब ट्रेन से कटने के बाद भी मियुकी वापस आ सकती है। और मियुजी बताता है कि वापस आने के लिए मियुकी सबसे पहले अपना एक शरीर तैयार करेगी और फिर शरीर के अंदर अपनी आत्मा को वापस डाल देगी, और इसका मतलब ट्रेन से जो कटा था वो बस मियुकी का एक शरीर था जो वापस जुड़ सकता है, और मियुकी अभी भी वापस आ सकती है क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। ये सुन के हिरोको डर जाती है और सीन जाता है नाओतो पे, जिसे आंगन से फिर से शोर आता है। वो वहां पे जाके चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हर तरफ से मियुकी के कटे हुए पार्ट्स वापस आ रहे थे। नाओतो भागने ही वाला था कि तभी वहां पर आ जाता है उसका बेटा हारुतो, और वो अपनी माँ को देखकर खुश हो रहा था। नाओतो को अब जब कुछ समझ नहीं आता तो वो उठा लेता है गैसोलीन और फिर वो गैसोलीन को मियुकी पे डालने लगता है, पर हारुतो अपने पापा को ऐसा करने से मना करता है। नाओतो फिर भी नहीं मानता और तभी हारुतो हो जाता है डिमोनिक और अपने पापा को दूर फेंक देता है। हारुतो अब अपनी माँ के ऊपर मंत्र पढ़ने लगता है और उस मंत्र से मियुकी का शरीर फिर से एक एक करके जुड़ने लगता है। तभी वहां पे हिरोको भी आ जाती है और वो भी चौंक जाती है, पर अब हारुतो को देख के उन लोगों को समझ आता है कि बात क्या है। असल में दोस्तों, हारुतो मूवी की शुरुआत में मर चुका था, पर जब बिजली गिरी थी तो उस वक्त मियुकी की आत्मा चली गई थी अपने बेटे के शरीर में। कहने का मतलब मियुकी शुरू से डिमोनिक चीजें कर रही थी क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और इस सब में वो मदद ले रही थी उसके जलन के भावना वाले श्राप की। मियुकी असल में अपने बेटे के अंदर आ गई थी ताकि वो अपने शरीर को दोबारा बना सके और वापस शरीर में जा सके। मियुकी की उस श्रापित भावना ने जमीन के अंदर एक श्रापित मियुकी को जन्म दे दिया था और अब डिमोनिक हारुतो हिरोको को बोलता है कि मेरे पति से दूर रहो। हिरोको जाके मियुकी की आत्मा को बोलती है कि मैं तुम्हारे पति से प्यार नहीं करती तो प्लीज यहाँ से चली जाओ, पर हारुतो हिरोको को उड़ाकर फेंक देता है। हारुतो अब फिर से मंत्र पढ़ने लगता है और श्रापित मियुकी को जिंदा करने लगता है। बहुत तेज तूफान आने लगता है, श्रापित मियुकी हवा में उड़ने लगती है और अब मियुकी की आत्मा अपने बेटे के शरीर से निकलकर वापस अपने नए शरीर में जाने वाली थी। इस काम के लिए मियुकी फिर से बिजली गिरवाती है, पर दोस्तों जमीन पे पड़ा हुआ था गैसोलीन और बिजली की वजह से गैसोलीन में आग लग जाती है और श्रापित मियुकी और हारुतो दोनों ही जलने लगते हैं। श्रापित मियुकी तो राख में बदल जाती है और हारुतो का शरीर इतना ज्यादा जल जाता है कि वो भी मारा जाता है। नाओतो अब बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसका बेटा 2 बार मारा गया, और वहीं दूसरी तरफ माया को आ जाता है होश, मतलब वो फाइनली श्राप से बच गई थी और अब ये श्राप सच में खत्म हो गया। सीन जाता है 3 दिन आगे जहाँ पे हिरोको नाओतो से मिलने आती है, पर नाओतो आंगन में बैठ के वही मंत्र पढ़ रहा था इस उम्मीद में कि उसका बेटा जिंदा हो जाएगा। हिरोको नाओतो को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मियुकी जा चुकी है और उसकी जादुई शक्तियों के बिना ये मंत्र काम नहीं करेगा, पर नाओतो नहीं मानता और तभी मिट्टी हिलने लगती है और इसका मतलब डिमोनिक मियुकी अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन किंजीरा रेत्ता असोबी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा।
मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो और मुझसे बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।